नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के एक बार फिर से राष्ट्रपति बन चुके हैं। और प्रेसिडेंसी के में आने के साथ ही उन्होंने बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन किए, जिनमें से एक वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी है जो बदल देता है उस प्रोविजन को, जिसके तहत जो लोग, भले ही वो नॉन यूएस सिटीजन्स हो, लेकिन अगर वो उनके बच्चे यूएस में जन्म लेते हैं तो वो यूएस सिटीजन्स बन जाते हैं। पर इस मसले पर अभी कोर्ट के कुछ तरह हम देख रहे हैं कि कोर्ट की रेजिस्टेंस भी है। कोर्ट ने भी उस पे जो है भी रोकथाम लगाई है। और इमिग्रेशन को लेकर जो तमाम बातें की जा रही हैं, H1B वीजास को लेकर जो बातें की जा रही हैं, उसको समझने के लिए हमारे साथ एम्बेसडर मीरा शंकर मौजूद हैं। आप अमेरिका में भारत की एम्बेसडर रह चुकी हैं, रिटायर्ड कार्य डिप्लोमेट है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मैम। थैंक यू। अगर सबसे पहले तो मैं शुरू कर सकूं, जो स्पेसिफिक इशू है H1B वीजास का, क्योंकि जी इंडियंस लार्ज नंबर्स में खास करके सिलिकॉन वैली में काम करते हैं। ये स्किल्ड माइग्रेंट्स वाला वीजा है, लीगल माइग्रेंट्स का इशू है। जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं और चेंजेस लाने की बात की जा रही है, उससे कितना असर पड़ेगा इंडियन स्किल्ड माइग्रेंट्स पर? देखिए, दो तरह की बातें करी जा रही हैं ट्रम्प के समर्थकों में। एक तरफ तो मागा सपोर्टर्स हैं जो चाहते हैं कि अ, सारे H1B वीज़ास रोक दिए जाएं। स्टीव बैनन वगैरह जो हैं वो इस ओर धक्का दे रहे हैं नीतियों को कि H1B वीज़ा प्रोग्राम पे रोक लगा दिया जाए। और दूसरी ओर बिजनेस है, जैसे इलॉन मस्क और जो अमेरिकी बिग टेक कंपनीज हैं जो इस प्रोग्राम को इस्तेमाल करती हैं क्योंकि यूएस में स्किल्स की कमी है इन क्षेत्रों में। तो उनके लिए ये प्रोग्राम काफ़ी अहमियत रखता है। और ये जो भेदभाव दोनों वर्गों में है वो चल रहा है अभी। ट्रम्प साहब ने 2 दफे H1B के हित में बोला है। उन्होंने कहा कि मुझे H1B वीज़ा प्रोग्राम अच्छा लगता है, मैंने खुद ये इस्तेमाल किया है और हमें स्किल्स चाहिए तो ये प्रोग्राम चलना चाहिए। मैं दोनों साइड को सुन रहा हूँ, पर मुझे लगता है H1B वीज़ा प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है और वो उन्होंने उसके हित में बोला है। पर ऐसा है ना, दोनों साइड से अभी चल ही रहा है आर्गुमेंट। कहाँ ये फाइनली निर्णय होता है वो देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि प्रोग्राम चलेगा, H1B वीज़ा प्रोग्राम चलेगा, पर उस पे थोड़े जो कंडीशंस होते हैं जैसे वीज़ा फ़ी या एनुअल फ़ी ये बढ़ा दी जाएंगी। वेज सीलिंग शायद बढ़ा दी जाएंगी। मतलब जो यहाँ से H1B वीज़ा पे जाता है वो इस सीलिंग के नीचे उसको तनख्वाह नहीं मिल सकती। तो इससे यूएस कोशिश करता है कि स्किल्ड वर्कर्स ही आए, ऐसे नहीं कि नीचे के तबके के जो जॉब्स हैं वो आके लोग ले लें। लेकिन मैम, जैसे अमेरिका एक बहुत अट्रैक्टिव मार्केट है इंडिया के लिए आज की तारीख में, और इंडियन स्टूडेंट्स बहुत भारी तादाद में हैं। मतलब लास्ट एकेडमिक ईयर की अगर हम बात करें तो कम से कम 330,000 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स करंटली कैंपसेस में इनरोल्ड हैं। इस वक्त जो बात चल रही है कि भाई हम इलीगल माइग्रेशन पर भी क्रैक डाउन करेंगे, हम लीगल, डॉक्टर जयशंकर अभी अमेरिका में थे, क्वाड मीटिंग भी की, बायलैटरल मीटिंग की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से। और उन्होंने कहा कि इंडिया तैयार है कि अगर अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स को आप लौटाना चाह रहे हैं तो हम ऑब्वियसली इस प्रोसेस में कोऑपरेट करेंगे। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी क्या इन डिसाइडिंग कि आखिर ये अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स कौन हैं? जिन स्टूडेंट्स का वीजा खत्म हो जाता है, क्या वो भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं, और क्या वो इंडियंस हैं या नहीं, ये तय करना भी क्या मुश्किल होगा? जी, देखिए, एक तरफ तो भारत ने ये दिखाया है कि हम इलीगल माइग्रेशन के का समर्थन नहीं करते, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि कानूनी तौर से लोग जाएं और गैर कानूनी तौर से हम नहीं इस बिजनेस में हैं कि लोगों को कानूनी तौर से और देशों में भेजें। तो हमने ये सिग्नल किया है कि हम
अपने जो राष्ट्रीय सिटीजन्स हैं वहाँ, जो गैर कानूनी तौर से गए हैं, उनको हम वापस लेने के लिए तैयार हैं। पर इसे इस्टेब्लिश करने में टाइम लगता है, क्योंकि उनके पास कोई कागजात तो होते नहीं है, बिना पासपोर्ट के, बिना किसी, या फर्जी होते हैं कई दफे। तो ये इसको पहले इस्टेब्लिश करना कि ये हिंदुस्तान से ही हैं और यहीं से गए हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। 18,000 कहते हैं अभी तैयार हैं वापस भेजने के लिए। 1.5 मिलियन लोग हैं यूएस में, जो यूएस कह रहा है अभी तैयार हैं वापस भेजने के लिए, क्योंकि इनकी कानूनी कार्रवाई हो चुकी है। पर और इनमें से 18,000 भारत से हैं। तो ये तो छोटा नंबर है, इसको तो हम मान भी लेंगे। पर जो अगर ये जो पहले से यूएस में हैं, 11-12 मिलियन कहते हैं, कोई लोग 20 मिलियन कहते हैं, कोई ये अंदाज है, कोई ठोस नंबर नहीं है। उसमें से अगर यही है एस्टिमेट कि करीब 7.5 लाख, 7.25 लाख हिंदुस्तानी मूल के हो सकते हैं। तो अगर इस तादाद में अगर डिपोर्टेशंस हुए, तो दोनों देशों के लिए एक चुनौती होगी इसको ठीक से हैंडल करना। और ट्रम्प साहब तो अभी से ही धमकी दे रहे हैं कि जो देश जल्दी से अपने नेशनल्स को वापस नहीं लेते, जो यहाँ गैर कानूनी तौर से हैं, उनके खिलाफ हम टैरिफ लगा देंगे। तो एक तरीके से एक तरफ धमकी भी है कि आप इनको जल्दी से जल्दी वापस लें। तो छोटे नंबर तो ठीक है, जल्दी से हो सकते हैं, पर पर अगर 18,000 भी तो बड़े छोटा तादाद नंबर में नहीं है, होने लगे अठारह तो हजार भी मुश्किल काफी होगा। बड़ा नंबर ही है। हाँ जी, 7.25 लाख तो काफी बड़ा, अगर सही निकला। नहीं, और इवन 18,000 जो अभी ट्रेंच लास्ट ईयर भी हमने देखा, काफी डिपोटेशंस हुए हैं, और ज्यादातर जो उस तरह के माइग्रेंट्स हैं वो गुजरात से हैं, कुछ तेलंगाना से हैं। लेकिन पंजाब से पंजाब से, काफी हैं। पंजाब से, एक्चुअली गुजरात से तो मैक्सिमम है आज की तारीख में। मैम, जहां तक ये जो बर्थ राइट सिटीजनशिप वाला सवाल है जिसमें चेंजेस करना चाह रहे हैं, उसमें उसको कर पाना, इम्प्लीमेंट कर पाना कितना आसान, कितना मुश्किल होगा प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी चाहिए होंगी और स्टेट्स की अप्रूवल भी चाहिए होंगी। जी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, और आपने देखा है कि ट्रम्प साहब ने तो ऑर्डर साइन कर दिया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। पर जो 22 गवर्नर्स हैं उन प्रांतों के जहां डेमोक्रेट्स चला रहे हैं सरकार, उन्होंने कोर्ट में इसको चैलेंज किया है, और एक फेडरल कोर्ट ने उस पे रोक भी लगा दी है कि आप इसको अभी नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, ये गैर कॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने बोला है। अब सुनवाई होगी मुझे लगता है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा जरूर। पर क्या निर्णय आखिर में निकलता है वो हमें देखना पड़ेगा। तो या तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेंगे, या कुछ ऐसा इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं जो यहाँ गैर कानूनी तौर से हैं, उनको, उनके बच्चों को हम नहीं देंगे। पर जो यूएस क्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो बहुत ब्रॉड बेस्ड है, और देखना पड़ेगा क्या इसका नतीजा निकलता है आखिर। अगर उच्च न्यायालय में जाता है तो क्या नतीजा निकलता है। क्योंकि इसमें जो एक और एप्रीहेंशन हो रहा है कि जो लोग मान लीजिए वहाँ H1B वीजास पर हैं, इंडियंस हैं, अगर उनके बच्चे होते हैं तो हम्म। उसे लेकर क्या एक एप्रीहेंशन की सिचुएशन रहेगी। अभी रिपोर्ट्स आ रहे हैं न्यूज में कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो रशिंग इन कर रहे हैं टू हैव सिजेरियन किड्स, ताकि जो है ये रोल आउट होने के पहले वो बच्चे वहां पर जन्म ले सकें। क्या आपको लगता है कि इससे भी जो है कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगे फॉर लीगल माइग्रेंट्स ऑल्सो, जो इंडिया, साउथ एशिया, दूसरे कंट्रीज से आ रखे हैं वहाँ यूएस में? देखिए, जो मिसयूज था, जो कहते हैं ना बर्थ टूरिज्म, कि वहां जाके बच्चे पैदा कर दो और फिर उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी, ये तो एक तरीके से मिसयूज है
यूएस कानून का, और उसे हमें समर्थन नहीं करना चाहिए। पर जो H1B वीज़ा प्रोग्राम पे या स्टूडेंट वीज़ाज पे या और वीज़ाज पे कानूनी तौर से हैं, उनको अभी तो ये हक रहेगा जब तक कोर्ट निर्णय नहीं लेता, क्योंकि इस ऑर्डर पे रोक लगा दिया गया है। तो जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं होता या दूसरा कोर्ट इस जो ऑर्डर है रद्द करते हुए इसको नहीं हटा देता, तब तक तो उनको ये हक रहेगा, और आगे चल के भी रहेगा। पर अगर वो वहाँ पैदा होते हैं बच्चे, तो उनकी भारतीय सिटीजनशिप तो होगी ही नहीं, उनको अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो उनकी नागरिकता ही हट जाएगी। तो मैम, जो लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑन द ब्रॉडर इंडिया यूएस फ्रंट में, आपको इस वक्त क्या लग रहा है कि अदर देन इमिग्रेशन एक दो और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाले मुद्दे होंगे इन द विद द करंट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन? एक तो इकोनॉमिक तौर से वो टैरिफ्स की बात करते हैं, कहते हैं व्यापार के दौरान और देशों ने यूएस का फायदा उठाया है और हम इसको ठीक करेंगे। जहां तक भारत का सवाल है, वो हमारा जो व्यापार है, गुड्स और सर्विसेज दोनों मिला के करीब $200 बिलियन से थोड़ा कम है, और बैलेंस्ड भी है, मतलब संतुलन में है। जितना हम भेजते हैं करीब करीब उतना ही लेते हैं, थोड़ा सरप्लस है हमारे फेवर में, जो $20 से $30 बिलियन के बीच में रहता है। और जो चीन जैसे देश हैं या कनाडा, मेक्सिको, इनके साथ तो कई $100 बिलियन में डिफिसिट है यूएस का। तो इसकी तुलना में मुझे लगता है कि भारत के ऊपर इतना फोकस नहीं होगा। पर हाँ, भारत के साथ शायद ये कोशिश रहेगी कि जो हमारा टेक्नोलॉजी पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, वो किसी तरीके से यूएस के टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क से जुड़ जाए। और हम कई चीज़ तो मान भी सकते हैं, पर कई चीज़ ऐसी हैं जिनमें हमारा हित शायद फर्क हो। तो इस पे शायद मुझे लगता है कि बातचीत हो सकती है। दूसरा, कि अगर उनके कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी के सेक्टरल इंटरेस्ट्स हैं, जैसे पिछले बार हार्ली डेविडसन पे उन्होंने दबाव डाला था, क्योंकि ये मोटरसाइकिल चलाने वाले उनके काफी समर्थक हैं, तो उन्होंने दबाव डाला था उस पे, और भारत ने अपना घटाया भी था उसके ऊपर टैरिफ। तो ऐसे मुझे लगता है कि सेक्टरल चीजों पे कुछ दबाव आ सकता है, पर शुरुआत में उनकी फोकस कनाडा, मेक्सिको, चीन और यूरोप पे मुझे लगता है होगी। इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड एंड हम इस पर वॉच रखेंगे। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर मीरा शंकर, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। दर्शकों का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, आदाब। नमस्कार।